नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे पुलिस सेवा की, सुधार की और चुनौतियों की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में देश की पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर कई चौंकाने वाले पहलू सामने आए हैं। मसलन देश में पुलिसिंग व्यवस्था पर प्रति व्यक्ति खर्च पिछले 10 सालों में 2 गुना हो गया है, लेकिन पुलिस फोर्स में 5 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के हर तीसरे थाने में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। देश में 841 लोगों पर महज एक पुलिसकर्मी है। देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, लेकिन पुलिस में इनकी भागीदारी सिर्फ 10.5% है। देश के 41% थाने ऐसे हैं जहां एक भी महिला पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। यह तस्वीर है देश के पुलिस बल की। यह हाल तब है जब देश में आंतरिक स्तर पर कई चुनौतियां हैं। कानून व्यवस्था राज्यों का मसला है, लेकिन सवाल लोगों की सुरक्षा का है। इसलिए मुद्दा आपका में आज बात पुलिस सेवा की करेंगे, सुधार और चुनौतियों की करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। नीलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह जी से। विक्रम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी एसपी वैद जी। वैद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत वैद जी मैं आप ही से ही करूंगा। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात की जाए, जो पुलिस व्यवस्था का हाल है वो इस रिपोर्ट से उभर के सामने आ रहा है। कुछ राज्यों में सुधार दिखता है, लेकिन अधिकांश राज्यों में जो हालत है वो बहुत चौंकाने वाली है। आप कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को? देखिए पंकज जी, मैं खुद डायरेक्टर ट्रेनिंग ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च और डेवलपमेंट में रहा हूँ जी। और मैंने ये हाल देखा है। ये सही है कि पिछले 10 साल में पुलिस का बजट 2 गुना हो गया जी। और लेकिन जो हालत है पुलिस की वो बहुत बुरी है। मैं पूरे देश में जाना आना होता है। कुछ रियासतें हैं, जैसे साउथ की कुछ रियासतें हैं, आप कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, कुछ स्टेट्स, केरला, उनकी स्थिति इतनी बुरी नहीं है। जो नॉर्थ इंडिया की कुछ स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां हालत बहुत ही खराब है। ओवरऑल पूरे भारत में पुलिस की ट्रेनिंग की बहुत कमी है। मैंने ट्रेनिंग डायरेक्टर ट्रेनिंग पद देखते हुए महसूस किया 20-20 साल पुलिस की ट्रेनिंग का नंबर नहीं आता। कुछ लोग तो सारी उम्र रिटायर हो जाते हैं, 30-35 साल की सर्विस करके उनको ट्रेनिंग नहीं होती। और आज डंडे वाला जमाना नहीं है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और हर 2 साल के बाद टेक्नोलॉजी इतनी बदल जाती है। तो जहां तक वैकेंसीज का सवाल है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 5-5.5 लाख वैकेंसीज एक 22-23 लाख की फोर्स में पूरी कंट्री में बहुत बड़ी वैकेंसी है। और एक स्टैट्यूटरी सिस्टम होना चाहिए ताकि जैसे जैसे वैकेंसीज अक्रू होती हैं उस तरह उनका भर्ती होना, उनकी ट्रेनिंग होना, क्योंकि ट्रेनिंग में 2 साल मिनिमम लगते हैं, तो वो भी एक रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए। जहां तक लेडीज का मसला है, बिल्कुल आपने सही कहा। जब 2006 में 3.5% विमेन परसेंटेज थी पुलिस की, और आज 15 साल के बाद ये 10.5% पहुंची है, लगभग 7% बढ़ी है। जबकि हमारा लक्ष्य 33% विमेन पुलिस में होनी चाहिए, खासकर उन एरियाज में पुलिसिंग के जहां पब्लिक इंटरफेस होता है। वुमेन पुलिस कैन डिलीवर बेटर, पब्लिक के साथ उनका डीलिंग बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम 15 साल में सिर्फ 7% बढ़ पाए हैं। ये सारी चीजें हमें, मैं समझता हूं, मेरा इसमें ये मानना है कि ओवरऑल कंट्री में पुलिस इज नॉट ए प्रायोरिटी इन द पॉलिटिकल सिस्टम। आप देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टीज अपना 5 साल चुनाव के में अपना वो देते हैं घोषणा पत्र, उसमें पुलिसिंग का कभी मेंशन नहीं होता है। लोगों में प्रायोरिटी नहीं है, पॉलिटिकल क्लास में ये प्रायोरिटी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर्स में प्रायोरिटी नहीं है। और हर आदमी पुलिस से एक्सपेक्ट करता है कि वो
जेम्स बॉन्ड होगा, उसमें दुनिया की सब बढ़िया बिल्कुल, क्वालिटीज होंगी, बिल्कुल लेकिन वैद जी, आप देखे उनको टॉयलेट जाने की जगह नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल वैद जी, कांस्टेबल है, पुलिस जो से पुलिस से हर किसी को अपेक्षा होती है, क्योंकि सवाल कानून व्यवस्था का है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि जब पुलिस के पद, पुलिस सेवा में, पुलिस बलों में पद खाली पड़े रहेंगे, पुलिसकर्मी ही नहीं होंगे और 841 लोगों पर एक पुलिसकर्मी होगा, तो वो सुरक्षा कैसे करेगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 3 दशकों से मैं हर बार यह सुनता हूं कि पुलिस में सुधार की जरूरत है। विक्रम सिंह जी, पुलिस में पद खाली पड़े हैं, पुलिस को हमें और सक्रिय बनाना है और शक्तिशाली बनाना है। लेकिन यह तस्वीर रिपोर्ट जो दिखा रही है वो राज्यों में पुलिस महकमे की, पुलिस व्यवस्था की क्या हाल है, ये उसकी तस्वीर है। आप कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को? मनोज जी, एसपी वैद साहब के विद्वतापूर्ण वक्तव्य के बाद मेरे लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं बचा है। मैं केवल यही कहूंगा, उनसे अक्षरशः मैं सहमत हूं। और जो स्थिति है, उन्होंने तो बड़े हल्के शब्दों में कहा, मैं उसको भयावह कहता। लगभग 30% की रिक्तियों का होना, प्रशिक्षण की वांछित व्यवस्था न होना, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का रिविजन न होना। अरे 30 साल पहले क्या थी पुलिसिंग और आज क्या है? 2010 के बाद पुलिसिंग का पूरा मानक बदल गया है। और आज आप देखें कि अगर हमारे प्रशिक्षण में डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, रोबोटिक्स और इस तरीके की चीजें, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एनालिटिक्स नहीं है, तो हमारी प्रशिक्षण, जैसा कि एसपी वैद साहब ने कहा, लाठी डंडे की पुलिसिंग का जमाना जा चुका है। सीसीटीवी क्यों नहीं है? आए दिन मानवाधिकार के हनन को लेकर के जो शिकायतें आती हैं, 90% हमारे थाने चौकी से ही शुरुआत होती हैं। और आज भी जस्टिस नारीमन के व्यवस्था दिए जाने के बाद कि प्रत्येक थाने में, ईडी में, सीबीआई के कार्यालय में लगेगा, हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमारी कुछ निहित स्वार्थ है कि हम नहीं लगाएंगे उनको। इसके अलावा महिला पुलिसकर्मियों के बारे में एसपी वैद साहब ने बिल्कुल सही कहा। निर्भया गाइडलाइंस के बाद यौन अपराधों में और बलात्कार के आदि के केसेस में यह अनिवार्यता है कि कुछ कार्य विवेचना संबंधित पूरे महिला कर्मी ही करेंगे, पुरुष कर्मी नहीं करेंगे। तो कम से कम इतनी कृपा हम अपने ऊपर कर लिया होता हमने कि महिला का आरक्षण 33% नहीं, कम से कम जब इतनी बेरोजगारी है, तो एक तरफ तो ये दुर्भाग्य विडंबना है कि बेरोजगारी है, दूसरी तरफ न हम महिला कर्मियों की भर्ती कर रहे हैं, न हम पुरुष कर्मियों की कर रहे हैं। रिक्तियां बदस्तूर हैं। और सुरक्षा, और जो सुरक्षा परिदृश्य मनोज जी बदला है, जो उदयपुर अमरावती की घटना और जो अन्य घटनाएं इसके पहले हुई हैं, और जिस तरीके के जो हालात हैं, आज कम से कम हमको चाहिए कि पुलिस को हम सर्वोच्च प्राथमिकता दें, एसपी वैद साहब की तरह, कि हम इलेक्शन के दौरान शायद अगर कुछ गलती से हमने आश्वासन दिया, कालांतर में उसको विस्मृति हो जाती है, उसके उपरांत हम उसकी चर्चा भी नहीं करते हैं, और चर्चा तब करते हैं आलोचनात्मक। अरे कुछ न करें। प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार 2006, उसके जो 7 जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के हैं, उसमें 4 में तो कोई वित्तीय अनिवार्यताएं नहीं है जी। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर को ही अलग कर दें, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड ही गठित कर दें, डीजीपी और अन्य फील्ड पोस्टिंग को 2 साल की अनिवार्यता कर दें। इसमें तो कोई खर्चा लग नहीं रहा है। कहीं ना कहीं मनोज जी, मैं बड़े पीड़ा के साथ कह रहा हूं, हमारी गंभीरता पे ही प्रश्न चिन्ह है। जी बिल्कुल। नीलू रंजन जी, आप लंबे समय से गृह मंत्रालय कवर कर रहे हैं। देश के 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अगर पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे देश की पुलिसिंग का हाल क्या है, सीसीटीवी कैमरे नहीं है थानों में, महिला पुलिसकर्मी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मी नहीं है, ये कैसी स्थिति है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कानून व्यवस्था राज्यों का मसला है। नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, 7 शेड्यूल में जो पुलिसिंग है, कानून व्यवस्था है, वो राज्यों का मसला है। और ये जितनी वैकेंसियां हैं राज्यों में, राज्यों की पुलिस की है। आप विक्रम सिंह जी बहुत सबसे लंबे समय तक डीजीपी रहे हैं देश के सबसे बड़े राज्य के, ये ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि आखिर पुलिस की भर्तियां क्यों नहीं हो पा रही थी। इनका अपना व्यक्तिगत अनुभव होगा कि पॉलिटिकल जो क्लास है वो पुलिस भर्ती में अड़ंगे क्यों लगाता है और कैसे लगाता है, ये उनका अपना अनुभव हो सकता है, बताएं वो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस को एक सक्षम बनाना, और प्रधानमंत्री ने जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद जो पहला जो डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि पुलिस को स्मार्ट करना पड़ेगा जी। और अभी जो डाटा जो लेने का जो पुलिस का जो हुआ था, संसद में जो संशोधन विधेयक पास हुआ है, जिसमें क्रिमिनल्स के डाटा जो हैं वो रखे जाएंगे, प्रिजर्व किए जाएंगे और हर तरह डाटा प्रिजर्व किए जाएंगे, वो स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में ही एक कदम है। केंद्र सरकार
पुलिस मॉडरेशन के लगातार पैसे दे रही है। CCTNS जैसे पूरा का पूरा आ गया है और जिसमें आप सारे की सारी FIR जो है वो ई फाइलिंग हो रही है। जो प्रिजन्स हैं वो ई प्रिजन्स हो गए हैं, कोर्ट जो है वो ई कोर्ट हो गए हैं और अब सब 2025 तक सबको इंटीग्रेट करना है ताकि जो एविडेंस है, जो सुनवाई है वो बिल्कुल सीमलेस हो, उसमें पुलिस वालों का बहुत ज़्यादा हरेसमेंट ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सैंक्शन पोस्ट हैं जो इस देश में, अभी पिछले साल ही गृह मंत्रालय का एक संसद में दिया हुआ बयान है, जो आंकड़े दिए हैं कि 195-96 जो है पुलिस पद जो हैं वो प्रति लाख जनसंख्या पे सैंक्शन है जी, लेकिन हैं कितने? 155। आखिर क्यों नहीं है? जब तक ये मुद्दा आम जनता के बीच नहीं उठेगा, कानून व्यवस्था के मुद्दा आम जनता के बीच नहीं जाएगा, तब तक शायद पॉलिटिकल क्लास उस ढंग से उसको लेना। और उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं कि जो राजनीतिक दल हैं, जो सत्ता में सरकारें जो हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जो अगर आप कानून व्यवस्था सुधारते हैं और पुलिस को आप पावर देते हैं, बेटर पुलिसिंग करते हैं, तो उसका डिविडेंड आपको मिलता है, चुनाव में भी राजनीतिक फायदा भी होता है, जैसा योगी आदित्यनाथ सरकार को हुआ। और इसमें अभी उत्तर प्रदेश के आंकड़े मैं देख नहीं पाया इसमें कि कितना बढ़ा है, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जहां कहीं भी आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो पुलिस दिखती है, और कहीं भी हो वो क्यों दिखती है। मैं आपको इसी रिपोर्ट का एक आंकड़ा बता दूं नीलू जी और वैद्य जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आसाम में सिपाहियों और अधिकारियों के 1/4 से अधिक पद खाली पड़े हैं। सर, ये भर्ती होती क्यों नहीं है वैद्य साहब? क्या इसके पीछे वजह है? क्या पैसे की कमी है या पुलिस बल को बढ़ाना नहीं चाहते? क्या वजह है इसके पीछे, या कोई राजनीतिक वजह है इसके पीछे? मैं नहीं समझता इसमें पैसे की प्रॉब्लम। सैंक्शन पोस्ट है, उसमें ऑलरेडी पोस्ट से सैंक्शन है। ये तो पॉलिटिकल इनडिसिसिवनेस है, या जो पुलिस का अपना आंतरिक सिस्टम है उसमें वो गवर्नमेंट से टेक अप प्रॉपरली नहीं कर सकते कि सर हमारी इतनी वैकेंसीज है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को पकड़ा जाए। ये उनका, मैं समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट्स को इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और आज अगर इतनी वैकेंसीज है, आप किस बिना पर और सैंक्शन स्ट्रेंथ मांग रहे हैं जब आपके पास 5.5 लाख वैकेंसीज है? उसको क्यों नहीं फिल करते हैं? और ये प्रॉब्लम इन्हीं स्टेट्स में क्यों है, बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं है? तो ये बेसिकली लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है और लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव विल है। जो पुलिस डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी हैं या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट या चीफ सेक्रेटरी है, उनको बैठ के ये इसका हल निकालना चाहिए। रिक्रूटमेंट बोर्ड बने होने चाहिए, कंटिन्यूस प्रोसेस में ये होना चाहिए। या यहाँ तक सवाल मैं एज DGP JNK देख रहा था कि आज इंटरनेट का जमाना है और किस तरह से इंटरनेट, सोशल मीडिया का मिस यूज होता है। और पुलिसमैन आज के जमाने में, मैं पिछले 10 सालों से ये बात कह रहा हूँ, ट्रेन होना चाहिए इसके लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप एक लिमिटेड मॉनिटरिंग सेल है जो आपके इंटेलिजेंस विंग में या सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो में होता है, वो नहीं। आज हर पुलिसमैन, जैसे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि स्मार्ट पुलिसमैन की जो कंसेप्ट है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको हमारे DGP कॉन्फ्रेंस में आज से 5-6 साल पहले कहा था, वो एकदम बहुत बढ़िया है। लेकिन उसकी तरफ सबका अप्रोच होना, हर चीज प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, हर चीज होम मिनिस्टर नहीं करेंगे। आफ्टर ऑल स्टेट्स की भी जिम्मेदारी है, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर भी होम मिनिस्टर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनको अपना रोल इसमें प्ले करना। जी बिल्कुल। विक्रम सिंह जी, 2 और राज्य हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़। दोनों ही राज्य नक्सल प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़ में आए दिन घटनाएं सामने आती हैं, झारखंड में भी कुछ घटनाएं घटती हैं, लेकिन इन दोनों राज्यों में भी पुलिस का हाल अच्छा नहीं है। हम जानते हैं चुनौतियां क्या हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर पुलिस की कमी है, पुलिस सेवा में व्यवस्था ठीक नहीं है, अच्छे हथियार नहीं है, CCTV कैमरे नहीं है, महिला पुलिसकर्मी नहीं है, पुलिस बल नहीं है, क्या वजह है इसके पीछे? मनोज जी, ये यक्ष प्रश्न है और इसके बारे में देखें, एक तरफ तो बेरोजगारी, दूसरी तरफ भर्तियों का ना होना। नीलू जी ने और SP वैद्य साहब ने इस पर बृहद प्रकाश डाला है। और सबसे पहले तो यह है, बजट की कोई कमी नहीं है। निष्कर्ष नंबर 2, ट्रेनिंग फैसिलिटीज की सुविधाएं कम है, मैं स्वीकार करता हूं। ट्रेनर्स की कमी है, मैं स्वीकार करता हूं। और एडिशनल वर्कलोड, और यदा कदा, जैसे यूपी में एक प्रकरण हुआ था कि एक सरकार ने ऐसी भर्तियां की थी कि जिसमें उनकी बड़ी किरकिरी हुई थी। 16 IPS अफसर भी निलंबित हुए जिन्होंने भर्ती बहुत त्रुटिपूर्ण तरीके से की थी। बाद में तमाम एक असमंजस, ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हुई थी। लेकिन उससे नसीहत लेकर के यूपी में
कम से कम एक बोर्ड बनाया गया जिसकी प्रशंसा गृह मंत्री जी ने संसद में भी किया था। और इसके लिए जरूरी है कि तमाम दिक्कतों के मद्देनजर किसी न किसी को और कभी न कभी तो सारी रिक्तियां जो हैं उनको पूर्ण करनी होंगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। सीसीटीवी तो बड़ी मौलिक चीज है, लेकिन स्मार्ट सीसीटीवी जिसमें डीप लर्निंग, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड, जिससे कि अगर उदयपुर और अमरावती की घटनाएं होती हैं तो उसमें आतताइयों को चिन्हित कर लिया जाएगा। आपने उदयपुर में देखा था कि जो आतताई गिरफ्तार हुआ था वो अपने कान पे ऐसे हाथ लगाए थे, उसको मालूम था कि अगर उसकी डेटा इसमें कैद हो गए ये फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर आदि में, तो वो ताजिंदगी उसको चिन्हित किया जा सकता है। जब क्रिमिनल की इतनी अच्छी जानकारी है तो पुलिस कर्मियों की, बिल्कुल एसपी वैद साहब ने ठीक कहा कि हमारा टेक्नोलॉजिकल आईटी, और अब हमारे कर्मचारी, ये अच्छी बात है कि एलएलबी भी आ रहे हैं, बीटेक भी आ रहे हैं, एमटेक भी आ रहे हैं। ये हमारे लिए कठिन नहीं है कि बेसिक आईटी, क्योंकि आज से इवन 10 साल पहले जो चीज प्रासंगिक महत्वपूर्ण थी, बलवा ड्रिल और ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम आईटी नहीं है, ये मान लीजिए कि हम आत्मघात कर रहे हैं। ट्रेनिंग का मूल स्वरूप बदलना होगा। आईटी और विज्ञान, साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन, डीएनए प्रोफाइलिंग, रोबोटिक्स और इस तरीके की चीजों का समावेश होगा। जो इजरायली टेक्नोलॉजी है हमारी, आइडेंटिफिकेशन, चिन्हित, जो स्नूपिंग है हमारी, सर्वेलेंस टेक्निक्स हैं, उनको एक दूसरे स्तर पर ले जाना होगा। कदाचित ये कार्य ऐसा है जिसपे हमने अभी काम भी शुरू नहीं किया, जिसपे कर लेना चाहिए था। शायद इसीलिए हम भर्ती क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनर्स की कमी, ट्रेनिंग फैसिलिटीज की कमी, और अगर हम चाह रहे हैं कि वही विक्टोरियन युग के, सामंती युग के अगर कर्मचारी प्रोड्यूस करें तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। मनोज जी जी बिल्कुल। बात टेक्नोलॉजी की अगर मैं करूं, ये बात ठीक है कि पुलिस बल में पुलिसकर्मियों की कमी है, लेकिन जिस तरह का नीलू जी अपराध का स्वरूप बदल रहा है देश में, आतंकवाद का स्वरूप बदल रहा है, नए नए रूप में आतंकवाद उभर के सामने आता है, कट्टरपंथ बढ़ रहा है देश में, इस प्रकार की जो घटना है, संगठित अपराध की अगर मैं बात करूं, ये बात ठीक है नक्सलवाद की घटना में कमी आई है, आतंकवाद की कोई बड़ी घटना देश में सामने नहीं आई है, लेकिन खतरा टला नहीं है। टेक्नोलॉजी का उपयोग की बात दोनों वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कह रहे हैं, चाहे बात ड्रोन टेक्नोलॉजी की हो या दूसरी टेक्नोलॉजी की बात हो, उसको भी बढ़ाया जाए सिस्टम में, लेकिन यहाँ तो सीसीटीवी थाने में नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब तक पानी सर के ऊपर से गुजर ना जाए तब तक हम जागते नहीं हैं। जब नक्सलियों का रेड कॉरिडोर तमिलनाडु से लेकर नेपाल तक हो गया, तब हम जागे और हमने जो है 300 थाने चिन्हित किए जिनको फोर्टिफाइड करना है, जहाँ अत्याधुनिक हथियार रखे जाने हैं, जहाँ ट्रेंड पुलिस जो है वो तैनात किए जाएं और एक संख्या में तैनात किए जाएं। वरना हर साल नक्सली आते थे 300-400 संख्या में, 10-12 पुलिसकर्मी होते थे, थाने में हथियार लूट के ले जाते थे। तो वो जब हमारे ऊपर, सर के ऊपर पानी गुजरता है तो हम करते हैं। लेकिन मैं ये जो देख रहा हूँ अभी, खास तौर पे जो इस वक्त जो सरकार चल रही है, केंद्र की सरकार चल रही है, वो धीरे धीरे सब कुछ को टेक्नोलॉजी से पुलिस को अपग्रेड कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट को भी लगातार वो दबाव बनाया जा रही है। जो पुलिस आधुनिकीकरण का जो पैसा है, वो फंड है, वो जा रहा है। जो जेल हैं, वो जेल तो उन्हीं के अंडर में है, वो जेल को ई प्रिजन में कन्वर्ट किया जा रहा है, उस पर मॉनिटर किया जा रहा है। जो अदालतें हैं जहाँ पे ले जाता है और अपराधी भाग जाते हैं और उनको लाने ले जाने में पुलिसकर्मियों को बहुत बड़ी संख्या लगती है, तो उनको किया जा रहा है कि सीधे जो है, अगर उनकी सुनवाई भी होनी है तो आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, और अगर वो सुविधा जेल में भी हो, कोर्ट में भी हो, तो हर बार ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे काम धीरे धीरे हो रहे हैं, और जो स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में है कि जब तक आप पुलिस को उससे लैस नहीं करोगे, टेक्नोलॉजी आपने दे दिया, कानून नहीं है। कानून ये कहता है कि आप किसी भी अपराधी का आप डाटा नहीं रख सकते, तो आप उसका क्या करेंगे टेक्नोलॉजी को लेकर के। लेकिन अब जब आ गया है कि जितने भी अपराधी होंगे जो जेल में बंद होंगे, वो सबके फेशियल रिकॉग्निशन से लेके डीएनए से, और हाथ पांव जितने भी हैं, आंखों के, वो सारे के सारे पहचान जो है प्रिजर्व किए जाएंगे। अगर कहीं कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले वहां जो कुछ भी साइंटिफिक मिलता है वो किया जाएगा। ये अभी इन्होंने कर दिया है कि हर जिले में कम से कम एक मोबाइल जो है फॉरेंसिक लैब होना जरूरी है जी। वो अनिवार्य किया जा रहा है कि जब तक फॉरेंसिक डाटा आप नहीं लेंगे तो पुलिस जो है सबूत क्या जुटाएगी। और इसलिए आप देखेंगे अगर पुलिस जांच भी होती है तो कितने 5-6%, 3-4% के आसपास कन्विक्शन रेट है, यानी कि 95% लोग जो 96% लोग जो हैं
जिनको पुलिस चार्जशीट करती है वो छूट के निकल जाते हैं जी। तो वो चीजें हो रही हैं, लेकिन वो स्लो हो रही है क्योंकि स्टेट्स जिस ढंग से आना चाहिए राज्यों को, ये कानून व्यवस्था पुलिसिंग राज्यों का विषय है, वो उस ढंग से नहीं आ रही। जाहिर है नीलू जी, जब पुलिस बल की कमी है तो जांच कौन करेगा? जांच भी पुलिसकर्मी ही करेगा, कोई अधिकारी ही जांच करेगा। जब अधिकारियों पुलिसकर्मियों की कमी है पुलिस बल में, जाहिर तौर पे न्याय की दृष्टि से भी उसमें असर पड़ता है, उसमें विलंब होता है। उसमें एक चीज है कि अगर टेक्नोलॉजी से लैस पुलिस हो तो 10 पुलिसकर्मी का काम एक कर सकता है। अगर पूरी तरह से ट्रेंड हो, टेक्नोलॉजी उसके पास पूरी हो, तो सिर्फ संख्या बढ़ाने की बात नहीं है। ये बात ठीक है, स्मार्ट बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, ये बात ठीक है कि दिल्ली की बात मैं करूं या दूसरे मेट्रो जो शहर हैं उनकी बात की जाए कि उसमें हमें पुलिस स्मार्ट रूप में दिखती है, सीसीटीवी दिखते हैं बड़े शहरों में। लेकिन अगर छोटे शहरों की बात की जाए, कस्बों की बात की जाए या दूर दराज के इलाकों की बात की जाए, तो आज भी अगर बेसिक मैं बात करूं तो हमारे पुलिसकर्मी के पास वो साधन तक नहीं है। थानों में बिजली पानी की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में कई क्षेत्रों में मैं देखता हूं वो भी नहीं होती है। तो बड़ी पीड़ा है, दोनों पुलिस अधिकारी भी इस पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन वैद्य जी, सवाल महिलाओं का है। देश की आधी आबादी महिलाओं की है। 33% का टारगेट रखा गया था, लेकिन 33% के अगर टारगेट को पूरा करेंगे तो 33 साल लग जाएंगे। अभी जो पुलिस महकमे में हालत है महिलाओं की, बिल्कुल सही है। और उसकी तरफ मैं समझता हूँ एक ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को सभी चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलानी चाहिए और ये टारगेट अचीव करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। और इसमें एक बहुत अहम चीज ये है कि भारत को अगर ग्लोबल पावर बढ़ना है तो आंतरिक सुरक्षा को नंबर 1 प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और आंतरिक सुरक्षा पुलिस, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन और कोर्ट, इस सब का इंटीग्रेशन होना चाहिए। सेंट्रल डाटा बैंक होना चाहिए, चाहे वो फेशियल रिकग्निशन का हो, फिंगरप्रिंट्स का हो, आइरिस का हो। इस टेक्नोलॉजी से लेस करना है फोर्स को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिटीज में। और बेसिक फैसिलिटीज टाउन्स और गांव में नहीं है। मैं कहता हूं, मैं अगर महिला पुलिस को मैं खड़ा करता हूं, आप कहें दिल्ली के किसी चौक में, वो बाथरूम कहाँ जाएगा? ये व्यवस्था नहीं होती है। आप 90% थानों में लेडीज के लिए टॉयलेट नहीं होते हैं। तो इतनी बुरी हालत है, इसको प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। और ट्रेनिंग एक बहुत अहम फैक्टर है आज की टेक्नोलॉजिकल एज में। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को और उसका नंबर, उसका ट्रेनिंग का फ्रीक्वेंसी, उसको ट्रेनर्स का कमी होना, उसको दूर, उसकी तरफ बहुत प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जी। विक्रम सिंह जी, सवाल केवल महिलाओं का ही नहीं है। महिलाओं का तो अनुपात जो है वो पुलिस में कम है, लेकिन बात अगर मैं अनुसूचित जाति की करूं, जनजाति की करूं, अति पिछड़े वर्ग की करूं, तो भर्ती में इन वर्गों की भी जो भर्ती है, जो पद हैं वो खाली पड़े हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या वजह है? क्योंकि अगर बात मैं सामाजिक राजनीतिक स्तर पर करूं तो महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, अनुसूचित जाति वर्ग हो, जनजाति वर्ग हो, उसके अधिकारों की बात की जाती है। लेकिन पुलिस फोर्स में अगर महिलाओं की कमी है, अनुसूचित जाति वर्ग की कमी है, जनजाति वर्ग के समाज की कमी है, उसको लेकर सवाल क्यों नहीं उठता है? इसका कोई औचित्य नहीं है मनोज जी। सबकी भर्ती उनके जो सरकार की आरक्षण नीति है उसके अनुरूप होनी ही चाहिए। और कब तक हम कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे? जबकि आपको मालूम है कि ठीक है, माना अनुसूचित जाति के वांछित कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, ट्राइबल कैंडिडेट के मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी रिक्तियां हैं। महिलाओं की रिक्तियां होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर ये 3 रिक्तियां हैं तो ये प्रश्न उठाता है हमारी पारदर्शिता के ऊपर और हमारे सार्थक प्रयास के ऊपर। मैं ये चाहूंगा कि अगर हमको ये दिखाना है कि हम सबके हैं, सब हमारे हैं, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की जल्द से जल्द हम, और मैं तो यहां तक कहूंगा समाज के सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन पुलिस फोर्स में होना चाहिए। और एक बात मैं फिर कहूंगा दोबारा बल देते हुए, एसपी वैद्य साहब ने बड़ी एक मार्मिक बात कही है कि थानों में महिलाओं के लिए प्रसाधन घर का अभाव और कानून व्यवस्था की ड्यूटीज में हम पुरुष जाते हैं, 18 घंटे जाते हैं, जो आवश्यकता होती है वो हम वैसे ही पूरी कर ले। लेकिन बेचारी जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनके लिए न किसी ने सोचा है न व्यवस्था है। कम से कम इतनी व्यवस्था हम जरूर कर लें कि जब हमारे साथ महिला अधिकारी कर्मचारी जाती हैं, उनके जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने के बारे में भी हम पहले से एडवांस प्लानिंग कर लें। वो ब्लाइंड स्पॉट हमारे पुलिस उप संस्कृति में नहीं है, क्योंकि एक पुलिस की उप संस्कृति है पुरुष प्रधानता की, उससे भी हमें बाहर आना होगा। जी बिल्कुल।
बिल्कुल। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे एक कमेंट और लेना चाहता हूं पुलिस सुधार पर। इसकी खूब चर्चा होती है, कोर्ट तक में इस पर खूब चर्चा हुई है, संसद में भी अक्सर मैं इस पे संवाद और चर्चा सुनता हूं। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि तमाम कमेटियां बनी हैं पुलिस सुधार को लेकर, लेकिन इसकी जो रफ्तार है वो इतनी धीमी है कि सवाल पे सवाल खड़े होते जा रहे हैं। जी, ये सवाल मुझसे है? जी विक्रम जी, आपसे है। मैं केवल 2 वाक्यों में इसके 2 स्टेक्स। सबसे पहले 2 सर्विंग चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस सुधार का हम क्या करें, पुलिस सुधार तो लगता है अनवरत गति से चलते चले जा रहे हैं। दूसरे चीफ जस्टिस साहब ने यह फरमाया कि हम क्या करें अगर मुख्यमंत्री हमसे समन्वय और कोऑपरेट नहीं करे। ये तो हुआ हमारा न्यायपालिका का। अब व्यक्तिगत जब मैं टिप्पणी करता हूं, सभी लोग कहते हैं, हमने कहा आप अमर हो जाएंगे अगर पुलिस सुधार लागू कर देंगे। अब मैं मर्म पे आता हूं मनोज जी। जी, वो ये कहते नहीं होना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन व्यक्तिगत जब 1 to 1 हम बात करते हैं, वो यही कहते हैं कि विक्रम सिंह जी, जिस दिन पुलिस सुधार हम लागू करा देंगे ना, फिर हम कोई और काम ढूंढेंगे, राजनीति फिर हमारी बस की नहीं है। हम राजनीति करते ही हैं, एक अपंग और लचर और बिल्कुल ऐसी चरमराई हुई पुलिस व्यवस्था ही हमारा आधार है राजनीति का। ये 1 to 1 है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, इसलिए मैं नाम नहीं खोलूंगा। जी वैद्य जी, बहुत संक्षेप में आपका कमेंट पुलिस सुधार को लेकर, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा चर्चा मैं देश में सुनता हूं, सबसे ज्यादा चर्चा इस मुद्दे पर होती है, लेकिन पुलिस सुधार का मसला है जहां का तहां रुका रहता है। कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को? मैं माननीय विक्रम सिंह जी से बिल्कुल सहमत हूं। मेरा भी तजर्बा यही है। बेसिकली पॉलिटिकल विल नहीं है, जुडिशियल एनफोर्समेंट नहीं है, वरना कैसे ना हो। जैसे विक्रम सिंह साहब बोल रहे थे, 3-4 तो ऐसी रिकमेंडेशंस थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जिसमें कोई पैसा ही नहीं लगता है, सिर्फ आपको इंप्लीमेंट करना। फॉर एग्जांपल, आपको 2 साल की नियुक्ति का पीरियड फिक्स करना है, कौन सा खर्च है उसमें? आपको एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बनाना है, उसमें कौन सा खर्चा या सैंक्शन या पैसा या कुछ? आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप चाहते ही नहीं है कि पुलिस में सुधार हो। मैं इसमें ब्लेम करूंगा रूलिंग पॉलिटिकल क्लासेस को, बिकॉज वो पुलिस को अपना लठ की तरह यूज करना चाहते हैं कि हम पावर में, तो हमारा ये लठ है, लठायत है, इससे हम जो चाहे वो करवा ले। बिल्कुल वैद्य जी, विक्रम जी, आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि एक पुलिसकर्मी का जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, जो समस्या होती है, वो आप लोगों ने बहुत करीब से उसको देखा है, समझा है, जाना है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि देश में एक बदलाव का दौर है, तमाम तरह के सरकारों ने कदम उठाए हैं, देश में पुलिस व्यवस्था मजबूत हो, ऐसा नहीं है सुधार नहीं हुआ है। सुधार की रफ्तार जरूर धीमी है, लेकिन सुधार हो रहा है। इसीलिए अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है कि जो हमारी पुलिस सेवा है, उसके सामने जो चुनौतियां हैं, उसको एक एक करके जल्द से जल्द दूर किया जाए। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।